प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। मान लो फैमिली में 2 मेंबर हैं तो छोटे घर में काम चल जाएगा, फिर 10 हो गए तो और बड़ा करना पड़ेगा, 20 हो गए तो और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका मीन्स यहाँ पे रहने वालों की संख्या पे डिपेंड करता है कि घर कितना बड़ा होना चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नाभिक मीन्स न्यूक्लियाई। तो क्या है ये चैप्टर भी परमाणु की तरह बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, हमें आर्टिकल न्यूमेरिकल करने नहीं है और मोस्टली क्वेश्चन करने जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ मैंने मानता हूँ कि 50% से ज़्यादा परमाणु चैप्टर में हमने कवर कर लिया था। बस उसी को क्या करना है, एक बार जस्ट रिवाइज करना है, क्योंकि परमाणु चैप्टर में हमने न्यूक्लियस को भी देखा था। तो क्या है, अब स्टार्ट करते हैं हम। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4-5 नंबर का पूछा जाता है, छोटा सा चैप्टर। आपने क्या किया था, आपने अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे और चीज़ों को समझते भी रहेंगे। वैसे तो आपने परमाणु चैप्टर में मैंने बता दिया था कि क्या क्या सिस्टम है। अब क्या करना है, आपको देखना है। देखो आपने क्या पढ़ा था परमाणु में, इस तरह से पढ़ा था, ऐसे करके था कुछ सिस्टम इसके अंदर, फिर उसके अराउंड क्या था, इस तरह से कुछ देखा था आपने। आप देखो इस तरह से था। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है आपने इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, इसको बोला था नाभिक न्यूक्लियस। और एक चीज और ध्यान रखना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में डिफरेंट ये होता है, बहुत सारे नाभिक को न्यूक्लियाई बोलते हैं और सिंगल नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या था, अगर हम देखें एक ही नाभिक है तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे सभी नाभिकों की, तो मैंने यहाँ न्यूक्लियाई का भी यूज किया था और न्यूक्लियस का भी यूज किया था। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको पता है, ये मैंने कल ही बता दिया था परमाणु चैप्टर में। ये क्या है, अपना न्यूक्लियस है, नाभिक है, और आपको पता है ये इसके अराउंड क्या है, सेल है, कोश है। क्या है ये, कोश मीन्स SELL सेल, और ये क्या है अपना न्यूक्लियस मीन्स नाभिक। यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था परमाणु चैप्टर में, ये पढ़ा था आपने। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और इसमें होता है N+P न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आज ओनली हमें इसको पढ़ना है, न्यूक्लियस को, पूरे को, एटम्स को नहीं पढ़ना, ओनली कितने को पढ़ना है, इस न्यूक्लियस को पढ़ना है, नाभिक को पढ़ना है। तो आज किसकी स्टडी करनी है आपको, ओनली और ओनली न्यूक्लियस की। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, N+P। आपको ये देखना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब आपको पता है क्या, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको पता है ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था आपने, मैं याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, -1 नॉर्मली शो करते हैं। वैसे इसका चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे इक्वल नहीं करना, क्योंकि इक्वल नहीं करना हमें, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ये पता है आपको, ये कल भी बताया था। प्रोटॉन पे आपको पता है सेम होता है, बस क्या होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, ओनली यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। ये सब आप पढ़ चुके हो। आपने कल पढ़ लिया था कि यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज आएगा और न्यूट्रॉन की वजह से 0 चार्ज आएगा। तो फाइनली नाभिक पे जो होता है, न्यूक्लियस पे, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या है, अब आप किसी भी तत्व को, परमाणु को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, माना कि कोई एक्स है, क्या है, कोई एक्स है। यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, उसको जेड बोलते हैं, बताया था कल, समझाया था ना। परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे आप कुछ लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं परमाणु भार या एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर भी तो नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो देखो इसकी क्या है, मैंने बताया था ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है अपना परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर। क्या है अपना ये एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत? आपको पता है यहां पे अपना ए क्या है, ए क्या है परमाणु भार, इसके दो नाम है, परमाणु भार बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं क्या परमाणु या द्रव्यमान संख्या। कोई दिक्कत? द्रव्यमान संख्या मीन्स परमाणु भार का मीन्स हम बोलेंगे एटॉमिक वेट एंड मास नंबर या नंबर ऑफ मास। बात देखिए यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कल भी हमने पढ़ा था। और आपको पता है किसके इक्वल होता है, एक किसके इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। और आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के। तो सीधी सी बात है, ये मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, वैसे तो आपने कल भी ये पढ़ा था, कल भी आपने ये पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था, ठीक है। ये पॉइंट सब पढ़े थे कल आपने। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं यहां पे Na यहाँ पे 11 और यहाँ पे 23। तो आपको पता है यहाँ पे Z कितना हो गया, Z आपको पता है ये Z ही तो होता है। तो 11 क्या हो गया अपना, Z क्या हो गया 11। और आपको पता है Z किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो गया 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, A। क्या निकाल सकते हैं, A। आपको पता है ये क्या है अपना 23 क्या है अपना 23 है अपना A मीन्स चाहे से परमाणु भार बोल दो या द्रव्यमान संख्या बोल दो, कितना है अपना 23। ये नॉर्मल सी बात है, आपको मैंने कल भी पढ़ाई थी, आज एक बार रिपीट करा दी, शायद आपके समझ में आ गई होंगे। क्लियर? बस इतना छोटा सा बेसिक था, मैंने कल भी पढ़ाया था परमाणु वाले चैप्टर में, आज एक बार रिवाइज करता। आज चैप्टर देखो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इससे, बिल्कुल इजी है। अब क्या है नाभिक, क्या है नाभिक, क्या है सीधी बात है, आपको आंखों से दिख रहा है ना। क्या है नाभिक, देखो किसी परमाणु का समस्त धनावेश, आपको कल भी समझाया था, टोटल का टोटल धनावेश कहाँ होता है, नाभिक पे होता है, तथा उसका समस्त द्रव्यमान। समस्त द्रव्यमान का मतलब समझो, आप ये सोचोगे चलो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान तो यहाँ पे होगा, क्योंकि आप जहाँ पे होगे वहीं पे तो आपका द्रव्यमान होगा। आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो उनका द्रव्यमान भी तो होगा, और उनका द्रव्यमान तो बाहर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अप्रॉक्स 0 मान लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, 0। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है ही नहीं, तो परमाणु का टोटल द्रव्यमान किसकी वजह से हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है नाभिक में, तो इसका मीन्स ओवरऑल जो हमारा द्रव्यमान होगा वो नाभिक में होगा। पहला पॉइंट आपको कल भी मैंने बताया था, टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज नाभिक पे होता है, और टोटल का टोटल द्रव्यमान भी नाभिक पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है। ये लिखा देखो, किसी परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित होता रहता है, इस स्थान को परमाणु नाभिक कहते हैं। आपको सिंपल सी पता, देखो सेंटर पे ही तो है। क्या यहाँ पे बोला है इसने, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द इंटायर क्या मास ऑफ एन एटम इज कनेक्ट ये है कॉन्ट्रैक्टेड इन ए वेरी स्मॉल प्लेस एट दिस इट्स सेंटर, दिस प्लेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन समझ आ गई। आगे चले, ये इजी पड़ेगा क्योंकि कल आपने ये चैप्टर परमाणु वाला कल ही किया हुआ है। आगे देखो, अब आपको बताए क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अभी समझा था आपने। परमाणु क्रमांक क्या होता है बताना,
क्या देखा था भैया तुमने अभी अभी आपने देखा था क्लियर क्लियर कि हमारा परमाणु क्रमांक जो होता है जेड जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो सीधी सी बात है प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलते हैं हम, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्लियर है ना। तो क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा, जेड होगा, परमाणु क्रमांक होगा। इसका मीन्स ये हुआ प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यही लिखा है देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बताइए लैंग्वेज में अपने साइड से लिखता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। परमाणु क्रमांक कहते हैं, साफ साफ आपको दिख भी रहा है। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर, दोनों डेफिनेशन क्लियर। मैंने बोला ना बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। आगे देखिए, अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या थी, अभी देखा था ना आपने। द्रव्यमान संख्या क्या थी, ए थी ना। और एक किसके एक बल थी बताना मुझे, एक बल थी एन प्लस पी के। इसका मतलब ये क्या है, टोटल तो न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन, इनको सबको हमने एक जगह जोड़ दिया और उसी को क्या बोल दिया हमने, द्रव्यमान संख्या। तो सीधी सी बात है, नाभिक के अंदर टोटल द्रव्यमान, सॉरी नाभिक के अंदर टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे आप, तो जो आएगा निकल के उसे बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। ये लिखा है देखो, क्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या जितने भी हैं, क्या कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। बात समझ आ रही है ना, नहीं आई, नहीं आई। चलो देखो क्या था, मैं समझा देता हूँ। और ना तुम्हारे फेस देख के कभी कभी मुझे लग जाता कम आई है। अब आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11 है, 11 है ना। आपको पता है ये कितना है यहाँ पे, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, जेड के, अभी आपने पढ़ा है, ये पॉइंट क्लियर है। फिर ये कितना है यहाँ पे 23, ये किसके बराबर होता है आपको पता है, एन प्लस पी के। तो यही तो बोल रहे हैं वो, यही उसने बोला है कि भाई जितने भी क्या होंगे, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और जितने भी क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, टोटल को आप ऐड करके बोलोगे द्रव्यमान संख्या। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने, 11, प्रोटॉन 11 है ना। और न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, 11-12 है ना। अब इन्हें टोटल को हमने जोड़ दिया, जब टोटल को जोड़ दिया तो कितना आया, यही बोल रहा है वो, नाभिक में जितने प्रोटॉन है जितने क्या है न्यूट्रॉन है, आप उनको जोड़ दो, जो आता है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सिंपल, क्लियर। हाँ बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को। आगे चले, अब आता है हमारा न्यूक्लियस का आकार देखना है आपको, और क्या देखना है, आकार और आकृति देखनी है, शेप एंड साइज देखना है। आपको पता है ये कैसा होता है, गोल होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, गोलाकार स्फेरिकल होता है। तो सीधी सी बात है, आपको आकृति तो पता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, क्योंकि आपको पता है, सिंपल सी बात है, लगभग गोलाकार होता है, अप्रॉक्स, तो हम तो गोलाकार ही मान लेते हैं। तो ये गोलाकार गोल दिख रहा है ना आपको, ये हो गया। तो सीधी सी बात है, इसका अगर हम आकृति की बात करें, शेप की, तो ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार मीन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या होगा, स्फेरिकल मीन्स गोलाकार होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया इसकी आकृति कैसी होती है। अब आता है इसके आकार की बात। अगर हम इसके आकार की बात करें, किसकी बात करें, इसकी आकार की बात करें, तो सीधी सी बात है, इसका आकार जो होता है, इसका आकार जो होता है ना, तो क्या होता है, इसकी रेडियस आपको पता है, जब ये सर्कुलर है, जब सर्कुलर है तो सर्कुलर होगा तो इसकी रेडियस भी होगी, रेडियस होगी ना, रेडियस होगी। तो उसने बताया, आप खुद सोचो, ये जितना छोटा होगा रेडियस कम होगी, जितना बड़ा होगा रेडियस ज्यादा होगी। अब ये बड़ा कब होगा बताना मुझे,
खुद सोचो कि कमरा आप बड़ा कब बनाओगे, जब उसमें रहने वाले ज्यादा होंगे, कम होंगे तो छोटे कमरे में भी काम चल जाएगा। तो इसका मीन्स इसका साइज जब बढ़ेगा जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। मान लो फैमिली में 2 मेंबर हैं तो छोटे घर में काम चल जाएगा, फिर 10 हो गए तो और बड़ा करना पड़ेगा, 20 हो गए तो और बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका मीन्स यहाँ पे रहने वालों की संख्या पे डिपेंड करता है कि घर कितना बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो घर है वो कहाँ पे, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इसका साइज इतना बढ़ता जाएगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलाकर बोलते क्या है हम, क्या, द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है इसका साइज, मास नंबर पे, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे साइज बड़ा होगा। तो इसका साइज किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर पे, राइट, क्लियर। अब खुद सोचो जब साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी बढ़ेगी। तो रेडियस भी किसकी वजह से बढ़ रही है, द्रव्यमान संख्या की। तो आपका ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। वैसे तो इन 2 चैप्टर के ज्यादा मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी क्या है, इसीलिए मैंने उन बच्चों के लिए बोल दिया है कि परमाणु नाभिक को अच्छे से कर लें, आपके 7-8 नंबर हो ही जाएंगे यहाँ से बिना कुछ किए। तो सीधी सी बात है, दोनों का पता चल गया। इसका आकार मीन्स साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर मीन्स ए पर डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है साइज, रेडियस भी किस पे डिपेंड करेगी, द्रव्यमान संख्या पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है कि आर जो होती है, इसकी रेडियस जो होती है वो क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, ए पर। मीन्स आर की पावर 3 इज इक्वल टू ए। नॉर्मली अगर देखें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये आयतन से निकालते हैं हम, किससे निकालते हैं, वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम जो होता है वो एक ही अनुक्रमानुपाती होता है। किसी स्फेरिकल का वॉल्यूम जो होता है, मैं बता दूं तो अच्छा रहेगा, 3/4 πr3 होता है। 3/4 πr3 होता है ना, किसी भी स्फेरिकल का गोलाकार का जो वॉल्यूम निकालते हैं तो इतना होता है। तो यहाँ पे इतना यूज होता नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इधर चला जाता है तो हम कांस्टेंट को हटा देते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि यहाँ पे भाई r की पावर 3 जो होता है वो a के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स अनुक्रमपाती होता है। आपको पता है यहाँ से अगर जितनी पावर हटाओगे उधर रूट उधर नीचे जाएगी पावर। तो अगर हम देखें r क्या होता है, r का अगर ये हटाया तो a के 1/, में जाएगी पावर, ये तो आपको पता है। इसकी पावर उधर नीचे पहुंचती है, जैसे आपने पढ़ा नहीं है, इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड क्या कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में। बिल्कुल सेम है, इस साइड ऊपर है और मैंने सिंपल तरीके बताया, इस साइड ऊपर तो उस साइड नीचे, इस साइड नीचे तो उस साइड ऊपर। क्लियर है ना, पावर में भी ऐसे होता है, यहाँ पे ऊपर पावर है ना तो वहां पे कहाँ पहुंचेगी, नीचे पहुंचेगी। तो सीधी सी बात है, रेडियस इस तरह से ए पे डिपेंड करता है, ए आपको पता है क्या होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो आर क्या आ जाता है, उसे बोलते हैं आर नॉट। आर नॉट क्या होता है, ए की पावर 1/3। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कभी कभी हमारा यूज हो जाता है न्यूमेरिकल में। हाँ, ये फॉर्मूला किसमें यूज हो जाता है, न्यूमेरिकल में। और एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, हर एंट्रेंस में, हर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन को पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि 2 आपको दे दिए उसने कि सोडियम है ना, सोडियम दे दिया, और आपको दे दिया मान लिया उसने हाइड्रोजन दे दिया, बोला कि दोनों की रेडियस उनका रेशियो बताइए। तो आप इससे तो निकालेंगे रेशियो उसका। तो रेशियो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ लेता है, अगर पूछेगा तो अच्छा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ तो आ गया। तो आपको क्या आकृति भी समझ में आ गई, गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है। और सीधी सी बात है, इसका आकार की बात करें तो आपको पता है अप्रॉक्स गोली होता है ये, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, मींस द्रव्यमान संख्या के। अगर हम रेडियस का किसका रिलेशन देख रहे हैं, अब हम अगर हम रेडियस का और मास नंबर का द्रव्यमान संख्या का रिलेशन देखें तो वो हमारा निकल के फाइनली ये आता है। क्लियर, आगे चलें। मैंने बोला ना सिंपल सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम समझ में आ गया कि पॉइंट। यहाँ पे देखो, अब आता है हमारा समस्थानिक, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक का मीन्स क्या होता है, सम का मीन्स क्या होता है, सम का मीन्स समान, स्थानिक का मीन्स स्थान, प्लेस, जगह।
तो अगर किसी की सेम जगह रहेगी, वो कहाँ पे जगह रहेगी, कहाँ की बात चल रही है, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना, जो हमारी आवर्त सारणी होती है उससे पहले सबसे पहले पे कहाँ पे क्या रखा गया है, सबसे पहले क्या रखा गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रखा गया है ना फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम, ऐसे रखे गए हैं ना। तो वहीं पे उसी की तरह समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखो समस्थानिक का मीन्स होता क्या है, समस्थानिक का मीन्स होता है जो हमारी ये टेबल होती है, इस तरह से होती है ना टेबल, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट कम करके इस तरह से होता है हमारा है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हमारा हीलियम होता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके लिथियम, फिर चलती रहती है सीरीज, चलती रहती है ना। तो आपको पता है इसका स्थान क्या है, प्लेस क्या है, 1 है, और इसका स्थान प्लेस क्या है, 2 है। तो समस्थानिक कब बोलोगे, जब ये एक ही प्लेस पे होने चाहिए, एक ही प्लेस पे होने चाहिए। एक ही प्लेस का मीन्स क्या होता है, इसका कब होंगे एक ही प्लेस पर, जब इनका परमाणु क्रमांक समान होगा। एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, तो जितने भी 1 एटॉमिक नंबर वाले होंगे सब कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, तो उनका प्लेस स्थान समान नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा ना। तो इसका मीन्स ये है समस्थानिक में क्या कंडीशन निकल के आ रही है, उनका जेड बराबर होना चाहिए, मीन्स परमाणु क्रमांक बराबर होना चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक बराबर हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। जैसे इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, 1H1 और 1H2। अब मुझे बताओ इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, 1, और इसका भी 1, तो दोनों को कहाँ रखोगे आप, एक ही जगह 1 वाले पे रख दोगे, तो क्या हो गए, इनके स्थान क्या हो गए, प्लेस क्या हो गए, सेम हो गए। तो क्या बोलते हैं इनको, समस्थानिक या आइसोटॉप्स। क्लियर। तो क्या बराबर होगा, समझ में भी आ गया। मैंने बोला इनका क्या बराबर होना चाहिए, जेड। जेड मीन्स परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मीन्स प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपने पढ़ा नहीं है। जेड बराबर तो पीवी बराबर, क्योंकि जेड और पी बराबर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तत्व और परमाणु तो समझ में आता है, मैंने डीएफ ब्लॉक में बताया था। तत्व क्या होते हैं, बहुत सारे सेम परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु आप एक जगह रख दो तो उनको क्या बोलोगे आप, तत्व बोलोगे। सिंगल होगा तो परमाणु बोलोगे, लेकिन सिंबल दोनों का सेम ही होता है, मैंने बताया था वहां पे डीएफ ब्लॉक में। हाइड्रोजन परमाणु है तब भी आप ऐसे ही दिखाओगे, शो करोगे, और हाइड्रोजन तत्व तब भी, सी परमाणु है तब भी, सी का तत्व तब भी। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस आपको तो सिंपल में लिख देना है। क्या, अगर आप ये नहीं चाह रहे तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ऐसे परमाणु। देखो हो सकता है कि आपको दिक्कत किसकी वजह से आ रही हो, कि यहाँ पे तत्व भी लिखा है और परमाणु भी लिखा है, इससे तो आ सकती है दिक्कत। तो जिन बच्चों को दिक्कत आती है वो यहाँ से स्टार्ट कर दे, और जिसको टैलेंट ठीक ठाक है वो यहीं से स्टार्ट करे, वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, क्या जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अभी मैंने बताया परमाणु क्रमांक समान होंगे तभी समस्थानिक होंगे, एक ही स्थान पे जाएंगे। तो किंतु उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक देखो द्रव्यमान दोनों के अलग हैं, इसका क्या 1, इसका क्या 2, तो द्रव्यमान दोनों के अलग है, लेकिन ये दोनों के सेम है। और जो थोड़ा नहीं चाहता टेंशन लेना, वो यहाँ से स्टार्ट कर दे। क्या, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक बोलते हैं। और भी टेंशन नहीं चाहिए, तो बस यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे खत्म कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे खत्म कर दो, बस लिख दो साथ साथ। क्या, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर। 3 तरह से आप कोई सा जोन सा अच्छा लगे लिख सकते हो, एक लाइन में भी आंसर खत्म कर सकते हो, हमें तो मेन चीज बता दी। तो क्या, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। क्लियर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अदर संभारिक तो समझ गए होंगे, जिनके क्या होने चाहिए, जिनके भार समान होने चाहिए। अब तो क्लियर हो गया, संभारिक वो होंगे जिनके क्या होंगे, भार समान होंगे। संभारिक तो तीनों की डेफिनेशन एक सी है, आप लिख सकते हो। देखो सम न्यूट्रॉनिक उसने डाली नहीं, उसने यहाँ पे शायद उसे याद नहीं रही, लेकिन आप लिख सकते हो। क्या लिख दोगे यहाँ पे, संभारिक का मीन जिनके भार समान होने चाहिए, जिनके क्या समान होने चाहिए, भार समान होने चाहिए, उन्हें संभारिक बोलते हैं। देखो तीनों की डेफिनेशन एक साथ समझा दूं।
समस्थानिक, समस्थानिक मीन्स उनके स्थान समान, और स्थान कब समान होते हैं? जब उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, एटॉमिक नंबर समान होता है, तो प्रोटॉन नंबर भी समान होता है, सेम होता है। फिर आता है संभारिक, संभारिक साफ साफ आइसोबार का मीन्स साफ साफ आपको दिख रहा है, सम का मीन्स समान, और भारी का मीन्स भार, वजन उसका समान जाएगा, वेट उसका सेम रहेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है इनका वेट क्या दोनों का अलग अलग है, इनका वेट अलग अलग है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पे ये वेट सेम रहेगा, ये वेट क्या रहेगा? तो संभारी कौन से होंगे जिनका वेट सेम रहेगा? तो यहाँ पे चेंज क्या करना है आपको? समान क्या है? परमाणु क्रमांक है ना, तो यहाँ पे समान क्या आ जाएगा? क्या? परमाणु भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। डेफिनेशन क्लियर? क्लियर? एक की याद है सबकी याद हो जाएगी। आगे देखिए, आगे देखिए, देखो यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। सम का मीन सेम और न्यूट्रॉन्स का मीन्स न्यूट्रॉन, तो जिसमें क्या सेम होंगे? अबे न्यूट्रॉन सेम होंगे। साफ साफ ये बता दिया खुद क्या समान है? संभारिक भार समान है, समस्थानिक स्थान समान, सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान। क्लियर? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, अरे नहीं वो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक होगी, कोई नहीं, आप तो समझदार हो ना। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉनों की होगी। किसकी संख्या होगी? न्यूट्रॉनों की। तो ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, परंतु उल्टा हो गया उससे, कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या होगी। क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। उसे क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हो, सब दे रखे हैं एग्जाम्पल, बहुत भी टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? मैंने बोला इससे भी इजी करना है मुझे, तो मान लो कोई बच्चा सोच रहा है इससे भी इजी करना, अभी दिक्कत आ रही है, तो बस क्या करे? बस ऐसा लिख दे, ऐसे नाभिक जिसमें क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बात खत्म कर। ठीक है? क्या आ जाएगा यहाँ पे? सम न्यूट्रॉनिक आ जाएगा। ठीक है ना? इससे तो इजी नहीं हो सकता, बिल्कुल इजी है। तो तीनों डेफिनेशन समझ आ गई, इनकी डेफिनेशन याद भी हो जानी चाहिए एंड टू एंड, क्योंकि उसने खुद बोल दिया। यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई, इसमें भी गलत हो गया, बस क्या करना, जो यहाँ पे चेंज किया मैंने वो यहाँ पे चेंज कर लेना। सेम क्या है? प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन नहीं आएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आएगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है तो यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, बाकी अपना काम हो जाएगा। आगे चले, समझ तो आ रहा है ना? किसी को दिक्कत कोई? अब आता है संभारिक। अच्छा उसने आगे पीछे कर दे, कोई नहीं, देखो साफ साफ लिखा है जिसमें क्या होगा? क्या होगा? ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होगी। न्यूक्लियॉन्स, अरे खुद सोचो, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ना। बता दिया? नहीं बताया? अभी नहीं बताया तो सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ अगर नहीं बताया, क्योंकि इतनी बातें होती है, कभी कभी होता है कि मुझे लगता है मैंने बता दिया। आपको पता है ए होता है, क्या होता है अपना? ए होता है, ए होता है ना। और ए को क्या बोलते हो आप? ए को क्या बोलते हो? ए को बोलते हो N+P, और इस ए को हम एक और बोलते हैं क्या? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? देखो ये जो बोला न्यूक्लियॉन्स, तो क्या? न्यूक्लियॉन्स, इंग्लिश में भी न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं, दोनों में क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। ठीक है? कहाँ है ये? देखो ये है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। तो ए भी बोलते हैं और ए को क्या बोलते हैं अपने? देखो कितने नाम हो गए इसके। एक तो ए का नाम क्या होता है? परमाणु, परमाणु भार, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। दूसरा नाम क्या था? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मींस मास नंबर। तीसरा नाम क्या हो गया? न्यूक्लियॉन्स। तो तीन नाम है इसके, न्यूक्लियॉन्स। और इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है टोटल न्यूट्रॉन प्लस टोटल प्रोटॉन। तो ये इसने बोला है, देखो क्या है यहाँ पे, इसने क्या बोला? न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए, न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए, परंतु प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, संभारिक कहलाता है। मतलब टोटल नंबर तो सेम जाएगा, टोटल नंबर क्या जाएगा? सेम जाएगा, लेकिन देख इसके न्यूट्रॉन, जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है, क्या है हमारे पास? दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है,
क्या है, दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट में क्या होगा, दोनों के ओवरऑल देखोगे तो सेम जाएंगे, लेकिन इसके प्रोटॉन से अलग, इसके न्यूट्रॉन के नंबर से अलग, लेकिन दोनों का जोड़ोगे आप तो दोनों के बराबर आएंगे। टेंशन कम करो, टेंशन कम करनी है तो आपको खाली लिख सकते हो क्या, खाली क्या लिख सकते हो कि ऐसे नाभिक जिनका क्या होता है, जिनका परमाणु भार, जिनका नाभिक का भार, सिंपल में लिख देना कि ऐसे नाभिक क्या जिनका भार क्या होता है, समान होता है, समभारिक कहलाते हैं, बात खत्म। सबसे इजी तो यही रहेगा, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर चले, ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं तो तीन तरीके मैंने बताए, आप पहला तरीका ऐसे पूरी डेफिनेशन लिख दो, दूसरा तरीका ये है कि आप केवल यहां तक लिखो, लिखने के बाद ये कहां पे पहुंच गया, यही है ना, अरे भाई यहाँ पे है ना संभारिक। तो पहला तरीका क्या है, पहला तो आप जिसे डिटेल में पता है, समझ में आता है, डिटेल में लिख दे। दूसरा ये है कि जिसे कम डिटेल में आता है तो बस ऐसा लिखे कि ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लॉन्स की संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। तीसरा तरीका मैंने सिंपल बता दिया कि ऐसे नाभिक जिनका भार क्या होता है, समान होता है, समभारिक कहलाते हैं, बात खत्म। आप तीनों तरीकों में से कोई सा भी यूज कर ले, लास्ट वाला बेटर रहेगा, एक ही लाइन का है वो, बात खत्म। अच्छा ऐसे डाले, ओ सम न्यूट्रॉनिक। अब आता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम देखेंगे, 1 मिनट लगेगा आपको। अब यहाँ पे समझो, आप न्यूक्लियस को तो आप जानते हो, न्यूक्लियस को तो आप जानते हो, खुद सोचो यहाँ पे कितने, जैसे यहाँ पे 20 Na है, छोटे से Na तो ज्यादा बड़ा परमाणु भी नहीं है, ज्यादा बड़ा एटम भी नहीं है, छोटा सा है, तो भी देखो यहाँ पे कितना 1123 है। तो आपको पता है बहुत छोटी जगह पर 23 को बांधे रखा है हमने, 23 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बहुत छोटी जगह पे बांधे रखा है। अब एक बात बताओ, किसी को आप बांधोगे तो फोर्स तो लगा रहेगा ना, वरना वो भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा ना, नहीं समझ आया। हम इतनी छोटी जगह पर इतने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक जगह बांध कर रखते हैं, तो सीधी सी बात है हमें बल फोर्स का यूज करना पड़ेगा, फोर्स का यूज करना पड़ेगा। फोर्स नहीं लगाएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वहां से भाग भी सकते हैं। अरे जैसे जनरल लाइफ में नहीं होता, इंसानों को, बहुत से इंसानों को एक जगह आपको बांध के रखना है तो फोर्स होना चाहिए, आपका डर होना चाहिए, तो डर फोर्स की जगह काम करता है वहां पे। इसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक जगह बांधना है, बहुत छोटी सी जगह, तो आपको क्या फोर्स लगा के इनको एक जगह बांधना पड़ेगा। क्लियर, तो उसी को क्या बोलते हैं। अब ये लग कहाँ पे रहा है भाई, फोर्स लगा कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, नाभिक पे, तो न्यूक्लियस का फोर्स तो बोलोगे, न्यूक्लियस का फोर्स बोलोगे, जो फोर्स लगाएगा भाई उसी का तो फोर्स बोलोगे। तो न्यूक्लियस जो है अपने न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इनको बांधे रखता है। क्लियर भाई, न्यूक्लियस क्या करेगा, इन पे फोर्स लगाएगा और इनको बांधे रखेगा। जब न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा तो न्यूक्लियस का ही फोर्स आप बोलोगे उसको, तो न्यूक्लियर फोर्स की बात होगी। अब क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है, आप समझ में आ गया आपको, लिख तो आप सकते हो। क्या, वह बल जो नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, क्या नाभिकीय बल कहलाता है, सिंपल सी बात है। क्या, द फोर्स दैट क्या होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर विथिन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर, तो सिंपल सी बात है। आगे चले, अब चलते हैं हम आगे। द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, एक यहाँ से भी क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है। द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध का मीन्स होता है कि आइंस्टीन ने बोला था, पहले सब समझ रहे थे कि ऊर्जा अलग है और द्रव्यमान अलग है, तो आइंस्टीन ने क्या बोला, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं को समझ आ गया, 1 मिनट पहले उसको सुन लो क्या क्या चीज थी। आइंस्टीन से पहले सब समझते थे द्रव्यमान अलग चीज है, ऊर्जा अलग चीज है। ऊर्जा स्थिति की और उसकी गति की वजह से आता है, मींस उसके रोटेशन की वजह से आता है, जब वो एक जगह पे स्टेबल है तब उसकी वजह से उसमें ऊर्जा आती है, राइट। और द्रव्यमान अलग चीज है, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि नहीं, ऊर्जा और द्रव्यमान में रिलेशन होता है, द्रव्यमान से ऊर्जा मिलती है, द्रव्यमान से ऊर्जा मिलती है। अब देखो क्या है,
माना किसी का द्रव्यमान m है, एक पार्टिकल है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक पार्टिकल है, उसका द्रव्यमान m है, कितना m है। तो हमें निकालना है इस मास की वजह से, इस द्रव्यमान की वजह से कितनी ऊर्जा होगी। तो आइंस्टीन का समीकरण है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आपको पता है E एनर्जी है और m क्या है, m है उसका मास और c क्या है आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तीनों पता है ना आपको, ये तो एनर्जी हो गई, ये क्या है एनर्जी और मींस ऊर्जा, और ये आपको पता है क्या है मास मींस द्रव्यमान, और आपको पता है ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मींस प्रकाश की चाल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्लियर समझ आया कि अगर किसी में द्रव्यमान है तो इसका मीन्स उसके अंदर ऊर्जा भी है, द्रव्यमान की वजह से ऊर्जा होती है, और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात बतानी है। बोला देखो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है, ये आइंस्टीन ने बताया था, द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। एवरी सबस्टेंस आल्सो हैज एनर्जी ड्यू टू इट्स मास। आगे चले, यहाँ पे देखो अब आता है द्रव्यमान क्षति। इस पॉइंट को समझना, यहाँ से भी क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स को पूछ लेता है ज्यादा, तो मोस्टली इससे थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैंने बता दिया परमाणु नाभिक वाले से थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, बाई चांस कभी कभी उसके माइंड में आ जाता है तो वो पूछ लेता है। तो जिससे न्यूमेरिकल नहीं आते वो तो थ्योरी कर ले, जिससे आते हैं तो वो सही भी देख ले। द्रव्यमान क्षति का मीन्स क्या होता है, मास डिफेक्ट का मीन्स होता क्या है। देखो क्या है यहाँ पे आपको समझना है न्यूक्लियस कैसे बना था, पिछले पेज पे समझाए थे, उसमें जगह काफी है। देखो क्या न्यूक्लियस आपने बनाया, क्या बनाया होगा, न्यूक्लियस बना होगा, नाभिक बना होगा ना अपना, तो आप क्या लाए होंगे, प्रोटॉन। जैसे बात करते हैं हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की बात Na की बात करते हैं। आपने जब Na का नाभिक बनाया होगा, क्या किया होगा, मैं नाभिक बड़ा बना देता हूं। हमने जब सोडियम का नाभिक बनाया होगा तो क्या किया होगा, 11 प्रोटॉन लाए होंगे। कितने प्रोटॉन लाए होंगे, 11 प्रोटॉन लाए होंगे और 12 न्यूट्रॉन लाए होंगे, और एक जगह इनको नाभिक के बल से बांध दिया होगा, और 23 को एक जगह, और इसको हमने न्यूक्लियस बोला होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब आपको पता है प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास अप्रॉक्स 0 मानते हैं। कितना मानते हैं, अप्रॉक्स 0 मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सीधी सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से ही परमाणु का, एटम्स का वेट, भार, जो भी कुछ है वो होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको इसके आप मास को क्या मान लोगे, आप द्रव्यमान को mp से शो कर दो, mp से मींस मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अरे आपको पता है द्रव्यमान को m से दिखाते हो ना, मास को p लग गई तो पहचान हो गई, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन है, वरना पहचान कैसे चलेगी, इसका भी m बना दो उसका भी m बना दो, आपको कैसे पता किसकी बात चल रही है। और यहाँ पे मैं बना दूं क्या, mn का मींस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ तक क्लियर। जब आप लाए हो, यहाँ पे लाए हो इसको, तो यहाँ पे क्या है 11 प्रोटॉन आए हैं, तो 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। 12 न्यूट्रॉन आए हैं तो 12 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, और उनका द्रव्यमान यहाँ पे आपने लगाया होगा, तो नाभिक बना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि रियल में जो इनका टोटल द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान उससे कम आता है। नहीं बात समझे। आप 11 प्रोटॉनों का द्रव्यमान और 12 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ऐड कर दो, ऐड कर दिया, फिर आपने न्यूक्लियस का द्रव्यमान देखा, तो जितना इनका प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का ओवरऑल द्रव्यमान था नाभिक का, उससे कम आया। तो हम सोचने लगे कि मास गया कहाँ,
क्योंकि जितने होने चाहिए थे इतना होना चाहिए था, तो मास कहाँ पे गया? जैसे मान लो 11 क्या 11 फीमेल है और 12 मेल है, उनको हमने एक जगह एक पैकेट की तरह बंद कर दिया, तो जितना उनका पहले मास था इतना उस पैकेट का मास होना चाहिए ना, लेकिन वो आ रहा कम। बिल्कुल सेम कंडीशन है, इसका मास कुछ कम आता है, उसे बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति। हानि हो गई ना, कमी हो गई ना, कमी हो गई, डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। तो द्रव्यमान क्षति समझ आई। इसका न्यूक्लियस का द्रव्यमान रियल में किसके बराबर होना चाहिए था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था, लेकिन कुछ कम होता है। मालूम है क्यों होता है? जब हम इसे न्यूक्लियर फोर्स से इतनी हार्डली सॉलिड तरीके से इतनी छोटी सी जगह बांधते हैं न्यूक्लियर फोर्स लगा के, तो कुछ द्रव्यमान टूटकर निकल जाता है। जैसे कुछ सोचो, आप दीवार बनाते हो, जैसे जो बनाते हैं दीवार और वो मसाला लगाते हैं, तो क्या करते हैं, जब ईंटों को वो ज्यादा फांस के लगाते हैं तो थोड़ी टूट के वो गिर जाती है ना, टूट के गिर जाती है। तो उसका पहले जो वेट था ईंट का, वो जब फांस के आप लगाओगे तो थोड़ी टूट के गिर जाएगी, तो कम हो जाएगा ना। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। तो इसी को बोलते हैं क्या? मास डिफेक्ट मींस द्रव्यमान क्षति। अब समझ आ गया होगा ना। अब देखो, इसी को बोलते हैं किसी द्रव्यमान क्षति मींस मास डिफेक्ट। क्या बोला उसने? किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, जो नाभिक का द्रव्यमान रियल में आया है, क्या उसमें उपस्थित न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। मैं पहले बता रही हूं, उनका आप ऐड करोगे उससे कुछ कम आएगा। द्रव्यमान अंतर, क्या यह द्रव्यमान अंतर नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहलाता है। और सिंपल बताओ, सिंपल में आप लिख सकते हो कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कम आता है, इसे द्रव्यमान क्षति कहते। सिंपल। क्या हो गया? तुम उसकी टेंशन मत लो, ये नहीं, ये तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक है, इस पे तो टच होगा तो कुछ ना कुछ खुल जाएगा। कोई नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसी फालतू की बातों पे ध्यान मत देना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप इसको लिख सकते हो, सीधी सी बात है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखो सिंपल में तो फॉर्मूला हमारे सामने, द्रव्यमान क्षति कितनी आएगी, मास डिफेक्ट कितना आएगा, लॉस कितना आएगा बताना मुझे, मास लॉस कितना आएगा। आप प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान जोड़ दो और उसमें से नाभिक का द्रव्यमान घटा दो, पता चल जाएगा इतना कम आया, तो द्रव्यमान क्षति तो आप निकाल सकते हो। अब इसका फॉर्मूले बेस पे कैसे देखेंगे? फॉर्मूले बेस पे कैसे देखेंगे? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना बहुत ही समझदारी के साथ। आप बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? जेड के। किसके बराबर होता है? जेड के। तो प्रोटॉन नंबर जेड के बराबर होता है, कोई दिक्कत? अगर हम निकालें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे भैया? आपको पता है एक इसके बराबर होता है n प्लस पी के, n प्लस पी के बराबर होता है। और आपको पता है p किसके बराबर होता है? बताना मुझे, p किसके बराबर होता है? z के। तो आप इसकी जगह z रख सकते हो ना। अगर आपको n निकालना है तो क्या करोगे? z को इस साइड, तो a माइनस z किसके बराबर आ जाएगा? क्या n के बराबर नहीं आ जाएगा? क्या n के बराबर नहीं आ जाएगा? अब ये क्या, किसका नंबर आ गया? न्यूट्रॉन का नंबर। नहीं समझ आया? न्यूट्रॉन का नंबर अगर आपको निकालना है तो आप a में से z घटा दो, वो आ जाएगा। अभी हमने समझा था, आपको p निकालना है, सबसे पहले मैंने यही बताया था, अगर आपको p निकालना है तो जितना z होगा इतना p होगा ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें बनाना है, तो यहाँ पे मास लॉस जो आता है उसे दिखाते हैं डेल्टा m से। किससे दिखाते हैं? डेल्टा m से। अब यहाँ पे प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिखना है टोटल। तो एक बात बताओ, टोटल प्रोटॉनों का द्रव्यमान आप कैसे लिखोगे? एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से टोटल प्रोटॉन के द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे मान लो एक इंसान का वजन 60 है, केजी है, मतलब 60 किलो है, तो मैं पूछूं 100 का कितना होगा, तो आप 100 से 60 की मल्टीप्लाई करके तभी तो आएगा ना। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपको प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, तो आप
प्रोटोनों के नंबर से उसके द्रव्यमान की मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रोटोनों का नंबर किसके बराबर है, जेड के, और हमने मास कितना माना था अभी याद करो, एमपी। अरे एमपी नहीं माना था, क्या माना था, एमपी नहीं माना था, और न्यूट्रॉन का कितना माना था, एमएन नहीं माना था। तो कर दूं अब, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम देखें, क्या करें देखें, तो किसके बराबर आएगा, जेड से आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी, प्रोटॉन द्रव्यमान, क्लियर। प्लस आप न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर किसके बराबर आता है, ए माइनस जेड के। तो आप प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया हमारे पास, ए माइनस जेड, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। उसमें से क्या कर दोगे आप, न्यूक्लियस का क्या मास घटा दोगे, क्या कर दोगे, न्यूक्लियस का मास घटा दोगे, तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस का मास, उसमें से क्या कर दोगे आप, लॉस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला। और आप सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है। आप ऐसे मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो ना, वो मैंने सिखाया था परमाणु वाले चैप्टर में भी, इसमें भी। तो ये था हमारा, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। दो ही टॉपिक मोस्टली है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, एक कौन सा, आर रेडियस से पूछ लेता है और यहाँ पे पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलें आगे, चैप्टर का बस 2 से 4 मिनट में ये अपना चैप्टर खत्म होने वाला है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा मतलब वाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, वाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। देखो एक बात बताओ, नेम से पता चल रहा है ना, नेम से पता चल रहा है बांधने में कुछ एनर्जी, बंधन मीन्स बांधना, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, तो बांधने में जो कोरिलेट कर रही है एनर्जी, उसकी बात चल रही है। अब हमने देखा था, एक चीज देखी थी आपने, शायद सुनी होगी मेरी बात ध्यान से तो याद होगा, मेरी बात सुनी होगी तो याद होगा। मैंने बोला था कि आप जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यहाँ पे लाते हो, अभी उसी की बात चल रही थी, तो यहाँ पे कुछ मास क्या हो जाता है, मास कम हो जाता है। समझो इस पॉइंट को, एक मिनट में समझ आ जाएगा। आपने जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यहाँ पे नाभिक में लगाया था, तो यहाँ पे मास में कुछ कमी आई थी, डेल्टा एम, अभी आपने पढ़ा था, इतना मास बिखर के अलग हो गया, नाभिक से अलग हो गया, इतना मास कमी हो गया ना। अभी आपने पढ़ा था आइंस्टीन का समीकरण, अगर मास जाएगा तो मास में एनर्जी होती है, तो मास गया तो उसके साथ एनर्जी भी गई होगी। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हमने अभी पढ़ा था बिल्कुल, कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे उनका मास, न्यूक्लियस का मास जो होता है वो कुछ कम हो जाता है, ऐसे मतलब टूट के बिखर जाता है, मास डिफेक्ट हो जाता है ना। अब आपको पता है जब यहाँ से मास टूट के नीचे गिरा है, ऐसे मान लो जनरल भाषा में नीचे गिर गया, तो मास टूट के यहाँ पे नीचे गिरा है, आपने आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा था, मास में एनर्जी होती है, तो मास गया होगा तो उसके साथ एनर्जी भी गई होगी, एनर्जी गई होगी, उसी को बोलते हैं वाइंडिंग एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। इसका मीन्स ये है जब हमने इन्हें बॉन्ड किया था, वाइंड किया था, बांधा था, तो उस टाइम पे जो एनर्जी निकली थी, एक पॉइंट में समझ आओगे ना, क्या, जब इन्हें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हमने वाइंड किया था, बांधा था, तो उस टाइम पे मास निकला था, तो एनर्जी भी निकली थी। इसका मीन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन को वाइंड करने में जो एनर्जी निकलती है उसको वाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर, क्लियर ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एनर्जी निकाले, तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था हमने, वहां पे एम था तो आप एम का यूज करोगे, यहाँ पे डेल्टा एम है तो डेल्टा एम का यूज करोगे, तो डेल्टा एम और इनटू क्या कर दोगे, सी स्क्वायर, ये होती है वाइंडिंग एनर्जी। समझ लो, वाइंडिंग एनर्जी का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को वाइंडिंग करने में, बांधने में जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसे वाइंडिंग एनर्जी कहते हैं ना। आप चाहो तो मेरी वाली डेफिनेशन भी लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, ये बड़ा और सी लगेगी आपको क्या। अब यहाँ पे इस वाली की बात भी सुन लो, इस डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन की बात ये है कि भाई जितनी वाइंडिंग एनर्जी आपको इसे बांधने में लगी है, अगर इन्हें तोड़ के अलग करोगे तो इतनी लगेगी ना, सिंपल सी बात है। जितनी इन्हें बांधने में निकली है, समझ जाओ, एक मिनट,
एक मिनट समझने की कोशिश करो कि जितनी एनर्जी ने बांधने में लगी है, वाइंड करने में लगी है, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो इतनी एनर्जी ही इन्हें तोड़ने में लगेगी। सिंपल सी बात है। तो आप चाहे बांधने के हिसाब से डेफिनेशन लिख दो, चाहे इन्हें तोड़ने के हिसाब से लिख दो, मेरे हिसाब से बांधने के हिसाब से अच्छे से याद हो जाएगी। यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे तोड़ने के हिसाब से लिख रखी है उसने, क्या किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग, क्या अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। जितने भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको आपको अलग कर, पहले क्या किया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक जगह बांधा था, अब आपको क्या करना है, उन्हें इन्फिनिटिव डिस्टेंस तक अलग करना है। मैंने पहले ही बता दिया, जितनी एनर्जी वाइंडिंग में खर्च होगी इतनी उन्हें ब्रेक करने में, तोड़ने में होगी। समझ आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो चैप्टर का हमारा ऐसे मान लो एंड हो जाएगा। बस दो चीजें आप पढ़नी है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिजन पढ़ना है। नाभिकीय विखंडन का मीन्स क्या होता है? देखो विखंडन का मीन्स होता है, नाभिक का तो मीन्स नाभिक, और विखंडन का मीन्स टूटना। तो यहाँ पे नाभिक टूट जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? नाभिक टूट जाएगा। एग्जाम्पल आपको सबको पता है इसकी एग्जाम्पल। तो क्या होगा यहाँ पे? नाभिक के विखंडन, नाभिक यहाँ पे टूट जाएगा। तो कोई भारी नाभिक होगा, देखो टूटता क्यों वो भी बता दूंगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो मैं बताता हूँ। हमें एग्जाम्पल आप सबको पता होता है, उसमें क्या बताना है। यहाँ पे देखो क्या होता है, न्यूक्लियस टूटता क्यों है। जैसे मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गए, तो इन्हें बांध के कौन रखता है? बांध के कौन रखता है इन्हें? न्यूक्लियर फोर्स। खुद सोचो भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के कौन रखता है? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो बांध नहीं पाएगा ना, उन्हें नहीं बांध पाएगा, तो वो टूट जाएंगे। मान लो एक इंसान 100 इंसानों पे तो कमांड कर सकता है, और 200 कर दो तो वो कमांड नहीं कर पाएगा, तो वो भाग जाएंगे। ऐसे यहाँ पे होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स से बांध नहीं पाता और वो टूट जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उसे बोलते हैं हम विखंडन। नाभिक के विखंडन का मीन्स नाभिक का टूटना। नाभिक के संलयन का मीन्स संलयन होता है जुड़ना, नाभिक का जुड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भारी, अब कुछ सोचो, जब नाभिक भारी होगा वो टूटा होगा। भाई टूटा क्यों होगा? मैंने पहले ही बता दिया, ज्यादा भारी हो गया होगा, न्यूक्लियर फोर्स उस पर नाभिक केवल काम नहीं कर पा रहा होगा बांधने में, तो वो टूटा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फिजन एंड क्या है, जब दो भारी नाभिक, दो बराबर नाभिक में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक भारी नाभिक आएगा। क्या? जब एक, आपको बताए क्या, जब एक हैवी वेट का, भारी नाभिक हैवी वेट का क्या होगा, टूट कर कितने बना लेगा? 2 या 2 से अधिक, नहीं अप्रॉक्स 2 ही बनाता है। लगभग क्या होगा, 2 बराबर बना लेता है। वैसे तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कितना टूटे, लेकिन अप्रॉक्स इस टाइम पे यही चल रहा है कि 2 बनाएगा बराबर के, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्या एक भारी नाभिक लगभग 2 बराबर के नाभिक में टूट गया, तो क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिक का मतलब नाभिक, विखंडन का मतलब टूटना। तो सीधी सी बात है, नाभिक टूट जाएगा, 2 नाभिक बना लेगा, और लगभग बराबर का मीन्स दोनों का वेट अगर आप तोलोगे तो लगभग बराबर आएगा, बात खत्म। क्या वैन, क्या मैंने बोला ना, हैवी न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेक इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियाई देन सच। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपको 2 नहीं है, यहाँ पे भी 1 है, राइट। यहाँ पे आप क्या कर लेना, 1 कर लेना, बाकी डेफिनेशन ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी मांगता है, वो एग्जाम्पल आपको सबको पता है, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। बस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और आपका, हाँ आपका काम हो गया। अब आता है नाभिकीय संलयन, अब आता है फ्यूजन। इसका फ्यूज होना, फ्यूज होने का मतलब तो जानते हो ना, जुड़ना, फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे नहीं कहते, 2 चीजें फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। नाभिकीय संलयन, संलयन का मीन्स क्या होता है, नाभिक का मीन्स नाभिक, संलयन का मीन्स होता है जुड़ना, फ्यूजन होना, फ्यूज होना का मीन्स होता है आपस में जुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात बताइए, आप अपने माइंड से सोच के एक बात बताइए, दोनों का आंसर आप खुद निकाल दोगे। टूटेगा कब,
टूटेगा कब? जब ज्यादा हैवी होगा, भारी होगा। भारी होगा ज्यादा तो नाभिक केबल काम नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियर फोर्स वो टूट जाएगा। अब मुझे बताइए जुड़ेगा कब? जब ज्यादा ही छोटे छोटे होंगे तो उन दो को न्यूक्लियर फोर्स कमांड कर सकता है तो वो जुड़ जाएंगे। तो हल्के होंगे तो जुड़ेंगे, भारी होगा तो टूटेगा, बात खत्म। यहाँ पे देखो नाभिक के सेल न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक, भाई हल्के जुड़ेंगे तो भारी बन जाएगा। मान लिया कि 60-60 किलो के दो इंसान भी जुड़ गए तो कितना हो गया, 120 हो गया, तो भारी हो गए वो, सीधी सी बात है। तो यहाँ जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो प्रक्रिया नाभिक सलन कहलाती है, बात खत्म। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमने क्या किया है, हमने नाभिक के चैप्टर को पूरा कर लिया। ये चीजें आपको घर मिलेंगी, घर बैठे मिलेंगी, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत, सिंपल सी बात है, छोटा सा चैप्टर था और आपको शायद समझ आ गया होगा। मोस्टली यहाँ से क्या आते हैं, थियोरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और आप एक बार इसका रिवाइज कर लें तो हमने इस चैप्टर को न्यूक्लियस को क्लोज कर दिया।